दिस इज़ पार्ट नंबर 5 ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्कूल्स के बारे में डिस्कस किया था, काउंसिल्स के बारे में डिस्कस किया था, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले हमें देखना है आज प्रोमिनेंट बोधिसत्वा ऑफ महायान बुद्धिज़्म। जो बोधिसत्वा कॉन्सेप्ट था वो महायान बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट था। हमने महायान बुद्धिज़्म में बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो अलग अलग बोधिसत्वा हैं, तो उन्हें हमें देखना है, जैसे कि अवलोकितेश्वरा, जिसे हम पद्मपानी भी बोलते हैं, अवलोकितेश्वरा या पद्मपानी, वज्रपानी, मंजूश्री, मैत्रेय, दीपांकर बुद्धा और अमिताभ। ठीक है, तो इन प्रोमिनेंट बोधिसत्वा को हम देखेंगे। अवलोकितेश्वरा या पद्मपानी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बोधिसत्वा है और ये बुद्धा का कंपैशन शो करता है। वज्रपानी बुद्धा की पावर को शो करता है। मंजूश्री बुद्धा की विजडम को शो करता है। मैत्रेय जो हैं वो फ्यूचर बुद्धा हैं, यानी कि आगे आने वाले काल में जो बुद्धा होंगे उन्हें मैत्रेय बोलेंगे। दीपांकर बुद्धा वो बुद्धा हैं जो गौतम बुद्धा से पहले बुद्ध रह चुके हैं, यानी कि वो एक ऐसे बुद्धा हैं दीपांकर बुद्धा जिन्होंने गौतम बुद्ध से पहले एनलाइटमेंट हासिल कर ली थी। तो दीपांकर बुद्धा इज़ द बुद्धा ऑफ पास्ट हु हैज़ रीच एनलाइटमेंट प्रायर टू गौतम बुद्धा। तो हम सीक्वेंस अगर देखें तो सबसे पहले दीपांकर बुद्धा आए, फिर गौतम बुद्धा आए, और जो फ्यूचर में बुद्धा आएंगे वो मैत्रेय बुद्धा होंगे। एंड अमिताभ इज़ बुद्धा ऑफ हेवन। तो ये कुछ 6 प्रोमिनेंट बोधिसत्वा हमने देखे, जिसमें से इम्पॉर्टेंट हमारे अवलोकितेश्वरा या पद्मपानी है जो बुद्धा का कंपैशन शो करते हैं। मैत्रेय इज़ फ्यूचर बुद्धा। कुछ पर्सनैलिटीज़ की हम अगर बात करें तो नागसेना या अर्जुना ने माध्यमिक स्कूल को फाउंड किया था। और ये माध्यमिक स्कूल किस चीज़ पर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन शून्य फिलॉसफी, ज़ीरो फिलॉसफी, ज़ीरो डॉक्ट्राइन या फिर वॉइड डॉक्ट्राइन, दैट मीन्स नेचर इज़ ऑल एम्प्टी। तो ये स्कूल नागसेना या नागार्जुना ने फाउंड किया था, माध्यमिक स्कूल अंडर महायान बुद्धिज्म। और नागसेना और मिलिंदा एक ग्रीक किंग था, फॉरेन इन्वेजन होता है, एक ग्रीक किंग होता है मियांदर, या फिर मिलिंदा भी हम उसे बोलते हैं। तो मिलिंदा या मियांदर नागसेना से बुद्धिज़्म के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करता है और नागसेना या नागार्जुना फिर उन क्वेश्चंस का आंसर करता है। और ये सारी कन्वर्जेशन जो है वो एक बुक में रिकॉर्ड है जिसका नाम है मिलिंदा पान्हू। और मिलिंदा पान्हू ये बुक जो है नागसेना या नागार्जुना ने लिखी थी। इसके बाद में जो दलाई लामा हैं ये स्पिरिचुअल लीडर्स हैं येलो हेड स्कूल तिब्बत के। B.R. अम्बेडकर ने एक नया बुद्धिज़्म निकाला था और उसका नाम था नवयान बुद्धिज़्म या फिर न्यू बुद्धिज़्म। और ये नवयान बुद्धिज़्म का मतलब वो है न्यू व्हीकल। हीनयान बुद्धिज़्म का मतलब है लेसर व्हीकल, महायान मतलब ग्रेटर व्हीकल, और नवयान का मतलब न्यू व्हीकल। और ये नए तरीके का जो बुद्धिज़्म है, नवयान बुद्धिज़्म, जो B.R. अम्बेडकर जी ने प्रोपाउंड किया था, ये कर्म या फिर रीबर्थ में बिलीव नहीं करते थे, मेडिटेशन में बिलीव नहीं करते थे, ना ही 4 नोबल ट्रुथ में बिलीव करते थे, और ना ही एनलाइटमेंट में बिलीव करते थे। तो ये जो बुद्धिज़्म था ये बिल्कुल एकदम नया तरीके का बुद्धिज़्म B.R. अम्बेडकर के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। इसके बाद में कुछ सेरेमनीज़ देखते हैं, जैसे कि प्राव्रजा सेरेमनी जो है, इसमें क्या होता था, जो मॉन्क्स होते थे या जो मेंबर बनना चाहते थे मोनेस्ट्री का, उनके हेड को शेव किया जाता था, वो वोज लेते थे एंड बिकमिंग नोविस बनते थे। इसके बाद में पवराना सेरेमनी, जो मॉन्क्स होते थे वो रेनी सीजन में जब मोनेस्ट्री में रुकते थे तो वहाँ पर जो भी ऑफेंसेस वो कमिट करते थे तो उनके ऑफेंसेस का कन्फेशन उन्हें करना होता था, वो होता था पवराना सेरेमनी में। तो पवराना सेरेमनी शेविंग हेड, टेकिंग वोग्स एंड बिकमिंग नोविस, एंड पवराना ceremony is confession by the monks of their offenses committed during stay in monasteries during rainy season.
अब बुद्धा के डिक्लाइन के बारे में देखते हैं कि बुद्धिज़्म जो है डिक्लाइन कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले तो जब बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा एनहेंस होने लगा तो जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अपने रिलीजन को रिफॉर्म करा, वो रिफॉर्म लेके आए अपने रिलीजन में। तो उन्होंने स्ट्रेस किया कि कैटल को हमें प्रिजर्व करना है ब्राह्मण्स ने, और वुमेंस और शूद्रास को अश्योर किया कि उन्हें हेवन में एडमिशन मिलेगा। जबकि दूसरे हाथ पे क्या हो रहा था, बुद्धिज़्म जो है वो और ज़्यादा बेकार होता जा रहा था, वो वर्स की तरफ जो है चलता जा रहा था। तो ये एक कॉज रहा बुद्धिज़्म के डिक्लाइन का कि ब्राह्मण्स ने अपने रिलीजन को रिफॉर्म करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो लोगों की मेन स्ट्रीम लाइफ से कट ऑफ हो गए थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पाली लैंग्वेज को गिव अप कर दिया, जो कि कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, जो लोगों को समझ में आसानी से आती थी, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे उससे। तो पाली लैंग्वेज को गिव अप कर दिया और संस्कृत को इन्होंने अपना लिया। जो फोर्थ काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, वो सारा वर्क जो है वो संस्कृत में था कनिष्क के टाइम का। तो वहाँ से संस्कृत स्टार्ट हो गई थी। तो यही हुआ यहाँ पर भी कि संस्कृत को इन्होंने अपना लिया, पाली लैंग्वेज को छोड़ दिया। तो लोग अब इनसे टूटने लगे क्योंकि अब कॉमन लोगों की लैंग्वेज इन्होंने छोड़ दी है। इसके बाद में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स और मोनेस्ट्रीज थी उन्हें बहुत ज़्यादा ऑफरिंग्स आने लगी किंग से, बहुत ज़्यादा ग्रांट्स आने लगी। तो जो मॉन्क्स की लाइफ थी वो अब ईजी हो गई थी। और जब ये बहुत सारी ग्रांट्स आने लगी तो जो मोनेस्ट्री थी अब वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन की एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी। इसके बाद इंक्रीज इन सेक्सुअल एक्टिविटी, बुद्धिस्ट बिगेन लुकिंग अपॉन वुमेन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट, यानी कि वुमेन की जो कंडीशन है वो अब डिटोरिएट हो रही है बुद्धिस्ट रिलीजन में भी। क्योंकि इनिशियली द वुमेन्स वर नॉट अलाउड बट लेटर वुमेन्स वर अलाउड इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। इसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्क्स का बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन भी हुआ। पुष्यमित्रा संगा जो कि संग डायनेस्टी के थे, इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। इसके बाद हुना किंग मिहिर कुला, इन्होंने भी बहुत सारे बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। टर्क्स थे, उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। तो हमने यहाँ देखा कि ये भी एक कॉज रहा बुद्धिस्ट रिलीजन के डाउनफॉल का कि उनका परसिक्यूशन बहुत हुआ। जैसे कि पुष्यमित्रा संगा ने बहुत बुद्धिस्ट परसिक्यूट करे, हुना किंग मिहिर कुला ने बहुत सारे बुद्धिस्ट परसिक्यूट करे, और टर्क्स ने भी बहुत सारे बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। इसके अलावा बोधि ट्री जिसके नीचे गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट हासिल करी थी बोध गया में, तो एक राजा होता है शशांक, गौड़ किंगडम का, बंगाल किंगडम का, वो बाद में इस बोधि ट्री को कटवा देता है। तो इससे भी पॉपुलैरिटी का लूज़ होता है। हुआन सांग एक फॉरेन ट्रैवलर था, चाइना से ये आया था, और ये गुप्ता पीरियड में हर्षवर्धन जो राजा थे हमारे, उनके काल का ये ट्रैवलर है। तो हुआन सांग ये बताता है कि बहुत सारे स्तूपा और मोनेस्ट्रीज ये डिस्ट्रॉय की गई थी और बहुत सारे मॉन्क्स और फॉलोअर्स को मार दिया गया था। तो ये भी एक रीज़न रहा बुद्धिज़्म के डिक्लाइन का। इसके बाद साउथ इंडिया में जो शैवाइट्स थे यानी कि शिव के जो भक्त थे, और जो वैष्णवाइट्स थे यानी कि विष्णु के जो भक्त थे, उन्होंने जैन और बुद्धिस्ट दोनों को ही अपोज किया था। तो इस वजह से भी जो बुद्धिज़्म है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया और डिक्लाइन हुआ, क्योंकि ये शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स रीजन बाद में ओरिजिनेट होते हैं और इन्होंने बुद्धिज़्म को अपोज किया था। बाद में जो बुद्धा हैं, ऐसा वैष्णव रिलीजन के जो लोग हैं वो मानने लगे कि बुद्धा जो है वो विष्णु के अवतार थे, और इसके बाद में ये वैष्णविज्म का पार्ट बन जाते हैं। तो ये सारे कॉजेस थे बुद्धिज़्म के डिक्लाइन के। इसके बाद में देखते हैं सिग्निफिकेंस या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का क्या सिग्निफिकेंस था, उनका क्या इन्फ्लुएंस था बुद्धिज़्म का, ये सब चीज़ें हमें अब देखनी है।
बुद्धिस्ट showed keen awareness of the problems faced by the people of नॉर्थ ईस्ट। जो बुद्धिस्ट थे वो लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत ही ध्यान से सुनते थे और उन सब के बारे में अवेयर थे, और लोगों की प्रॉब्लम में वो बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये एक सिग्निफिकेंस था बुद्धिज़्म का। बुद्धिज़्म की कुछ टीचिंग्स थी, नॉट टू अक्यूमुलेट वेल्थ को बहुत ज़्यादा हमें अक्यूमुलेट नहीं करना है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे मॉन्क्स के कि वो गिफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। बट लेटर पीरियड में हम देखते हैं ये रूल्स सारे रिलैक्स हो जाते हैं और मॉन्क्स जो हैं वो ग्रांट्स या फिर गिफ्ट्स रिसीव करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक और रूल होता है कि जो डेप्टर्स होते हैं, यानी कि जिन लोगों के ऊपर कर्ज होता है, वो लोग संघ में ज्वाइन नहीं कर सकते। जो बुद्धिस्ट संघा है, बुद्धिस्ट ऑर्डर है, उस संघा को वह व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर सकता जिसके ऊपर कोई कर्ज है, यानी कि जो एक डेबिटर है। तो इस चीज़ की वजह से जो मनी लेंडर्स और रिच सेक्शंस थे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि डेप्टर्स जिसके ऊपर कर्ज है वो संघ ज्वाइन नहीं कर सकता। तो अब ये जो रिच सेक्शन है इन्हें ये पैसा दे सकते हैं और बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो इन्हें फ़ायदा होता है मनी लेंडर्स को। इसके अलावा जो स्लेव्स होते हैं वो भी संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो जो स्लेव ओनर्स हैं, जो नौकरों को रखते हैं, उन्हें भी बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि स्लेव संघ ज्वाइन नहीं कर सकता तो इन्हें स्लेव इजीली अवेलेबल हो जाते थे। इसके बाद बुद्धिस्ट ने ब्राह्मण्स को क्रिटिसाइज़ किया था, सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था, क्योंकि वुमेन्स और शूद्रास दोनों ही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर सकते थे, संघ को ज्वाइन कर सकते थे। इसके अलावा सोसाइटी पे इन्होंने एक और इम्पैक्ट डाला, दे डिड नॉट डेप्रिकेट द मैनुअल लेबर। ये मैनुअल लेबर से पीछे नहीं हटते थे। हमें कैसे पता लगता है कि स्कल्पचर मिला है हमें बोध गया में, जिसमें गौतम बुद्धा डिपिक्ट किए गए हैं कि वो प्लोइंग कर रहे हैं। ओके, तो गौतम बुद्धा प्लोइंग करते हुए डिपिक्ट किए गए हैं, एक स्कल्पचर हमें मिला है बोध गया से। इसके अलावा जो बलराम है वो भी इसी तरीके की कुछ मैनुअल लेबर करते हुए डिपिक्ट किए गए हैं। ही इज़ ऑल्सो प्लोइंग विद एन ऑक्सन। तो मैनुअल लेबर को डेप्रिकेट नहीं करते थे ये। नॉन वायलेंस पे एम्फेसिस था इनका, कैटल वेल्थ को बूस्ट करना था इन्हें, तो गाय की किलिंग को अवॉइड करना है। इन्होंने डेवलप की अवेयरनेस लोगों के बीच में, और इंटेलेक्चुअल कल्चर को इन्होंने इम्प्रूव किया। कैसे? इन्होंने लोगों को सिखाया कि आर्ग्यू करना है, आपको डिस्कस करना है और चीज़ों को जज करना है ऑन मेरिट। अंधविश्वास पे आपको चीज़ों को जज नहीं करना है। तो जो प्लेस ऑफ सुपरस्टिशन था, यानी कि अंधविश्वास जो था लोगों में, अब उसकी जगह लॉजिक ने ले ली। अब लोग लॉजिकली बात करने लगे, लॉजिकल उनकी थिंकिंग हो गई थी। अब वो सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करते थे। तो ये इन्फ्लुएंस था बुद्धिज़्म का। इन्होंने नई टाइप की लिटरेचर ओरिजिनेट करी, पाली लैंग्वेज में इन्होंने काम किया। तो पाली लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ यहाँ पर बुद्धिज़्म के थ्रू। इसके अलावा कुछ मोनेस्ट्री सेट की गई और ये सेंटर बनी लर्निंग का, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में, और वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में। तो ये मोनेस्ट्रीज़ रिलेटेड थी बुद्धिज़्म से। ये एक बहुत बड़ा सेंटर बनी लर्निंग के लिए। तो ये भी इन्फ्लुएंस रहा बुद्धिज़्म का। इसके अलावा आर्ट में भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा। पहली ह्यूमन स्टैचू ऐसी माना जाता है कि पहली मूर्ति जिसकी वर्शिप करी गई वो गौतम बुद्धा की मूर्ति थी। तो ये इन्फ्लुएंस था बुद्धिज़्म का। और जो डिवोटीज थे गौतम बुद्धा के, वो उनकी लाइफ के इवेंट्स स्टोन में डिपिक्ट करते थे, स्टोन्स में पोर्ट्रे करते थे।
इसके अलावा जो मौर्यन किंग थे अशोक, उन्होंने पिलर्स बनवाए, सांची में स्तूपा बनवाया, सारनाथ में बुद्धा का स्तूपा बनवाया। बहुत सारे अशोकन पिलर्स भी हमें मिलते हैं सांची और सारनाथ में। इसके अलावा एक गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट हमें नॉर्थ वेस्ट रीजन में फ्लरिश करती हुई मिलती है। और ये जो बेसिकली गांधारा आर्ट है, ये मिक्सचर है इंडिया और ग्रीक का। यहाँ पे इंडो ग्रीक टाइप की आर्ट हमें मिलती है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, जो कि नॉर्थ वेस्ट में फ्लरिश करता है। तो यहाँ पर गौतम बुद्धा की इमेजेस बनाई जाती हैं, ओके, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। मॉन्क्स के रेसिडेंस के लिए रॉक्स में केव बनाई गई, यानी कि आर्किटेक्चर का ओरिजिनेशन होता है यहाँ पे। और इसका एग्जाम्पल है बाराबरी हिल्स, जो कि गया में सिचुएटेड है। तो ये सारा सिग्निफिकेंस और इन्फ्लुएंस हमने देखा बुद्धिज्म का। तो आज के लिए अभी यहीं पर हम इसे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, जो कि लास्ट पार्ट होगा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का, उसमें हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को कंपेयर करेंगे और कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है उसको हम देखेंगे। सो अगले लेक्चर में हम इसे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।